हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम की सीरीज़ में नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट। तो पहले मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊं, तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ की पॉइंट्स आपके लिए बना दूं, जैसा कि मैंने बाकी सब्जेक्ट में भी बनाया है, जिससे कि आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इन की पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं सीधे हमारे बेसिक की पॉइंट्स पर। आइए आते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें पहला की पॉइंट है 1 kg ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इक्वल टू 10,000 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये तो सीधा समझ में आ रहा है कि अगर 1 किलोग्राम ऑयल को बर्न करेंगे तो उससे जो एनर्जी निकलेगा वो एनर्जी जो है 10,000 किलो कैलोरी के इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल सा है ये। ओके, सेकंड है 1 मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है MTOE। M मतलब मीट्रिक, T फॉर टन, O मतलब ऑयल और E मतलब इक्विवेलेंट, यानी कि शॉर्ट में 1 MTOE। 1 MTOE का मतलब होता है 1 × 10⁷ किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये जो है ये एनर्जी का ये यूनिट है। ठीक है, जो कि ऑयल के इक्विवेलेंट के बराबर लिया गया है। ठीक है, तो जैसे एनर्जी के बहुत से यूनिट होते हैं, जैसे कि किलो कैलोरी होता है, किलो जूल होता है, मेगा जूल होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही ये जो है ऑयल के टर्म्स में, मतलब ऑयल एनर्जी के टर्म्स में ये जो है एक यूनिट है। ठीक है, एनर्जी का। ओके, तो 1 MTOE कितना हो जाता है 10⁷ किलो कैलोरी। ठीक है, यानी कि 1 मीट्रिक टन ऑयल को जब हम बर्न करते हैं तो 10⁷ किलो कैलोरी जो है एनर्जी निकलती है। ठीक है, इसे अगर हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये होता है 11,630 किलोवाट आवर। ठीक है, और इसे अगर हम मेगा जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये होता है 41,868 मेगा जूल। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर है। ठीक है, वैसे ही 1 किलोवाट आवर यानी कि एक यूनिट में कितना एनर्जी कंजम्पशन होता है, वो होता है 860 किलो कैलोरी जो है एनर्जी कंजम्पशन होता है। ठीक है, ये सब मैंने थर्मल यूटिलिटी सब्जेक्ट में भी बताया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द वाइंड, यानी कि अगर हम जो है वाइंड से काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करके उससे अगर हम बिजली जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, उसके लिए हम जो है पवन चक्की लगाएंगे और पवन चक्की का जो ब्लेड है वो घूमता है, तो उसमें जो टोटल एनर्जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/2 mv²। ठीक है, इसे हम थोड़ा और क्या बोलते हैं और डिटेलिंग कर लेंगे तो ये आएगा 0.5 रो ए सी पी एन जी एन बी इंटू वी का क्यूब्ड आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, 0.5 है, यहाँ पर रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एयर, और यहाँ पर ए है, ए मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जो पवन चक्की का ब्लेड जितने डायमीटर पे घूमता है उसका डाया, और उसको डाया को अगर हम π/4d² करके कैलकुलेट करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया। CP का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ ब्लेड, ठीक है, ऑफ द विंड टरबाइन, और NG का मतलब होता है जो उसमें कनेक्टेड जनरेटर होता है उसकी एफिशिएंसी। NV का मतलब होता है जो उससे जो पवन चक्की से रिलेटेड जो गियर बॉक्स से अटैच होता है उसकी एफिशिएंसी, यानी कि NV मतलब होता है गियर बॉक्स की एफिशिएंसी, और V जो है वो है वेलोसिटी। ठीक है, एयर की वेलोसिटी। ओके, तो इसे कैलकुलेट करके हम जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द वाइंड जो है निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ एफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम N1% टू N2% देन फ्यूल कॉस्ट सेविंग इक्वल टू होता है फ्यूल कंजम्पशन रेट इंटू 1 - N1/N2। ठीक है, ओके, तो अगर किसी चीज़ की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, सपोज़ पहले एफिशिएंसी कुछ था जो इम्प्रूव होकर इतना हो गया। ठीक है, जैसे कि बॉयलर है, बॉयलर की एफिशिएंसी मान लीजिए पहले 60% था और इम्प्रूव होकर के 70% हो गया, तो उससे क्या होगा, उससे जाहिर सी बात है उसमें फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, और फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो कॉस्ट में सेविंग होगा। तो कॉस्ट सेविंग कैसे करते हैं उसी का फार्मूला है ये। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन का रेट
पुटअप करना पड़ेगा इनटू जो पहले जो एफिशिएंसी था और जो बाद की एफिशिएंसी है उसका रेशियो निकाल करके ऐसे ही फॉर्मूला पुटअप करके उसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप फ्यूल कॉस्ट सेविंग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट में ROI भी बोलते हैं। तो ROI मतलब क्या होता है, एनुअल नेट कैश फ्लो डिवाइड बाय कैपिटल कॉस्ट इनटू 100। सीधी सी बात है, ये हम जो है लाभ निकाल रहे हैं यानी कि प्रॉफिट निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, सपोज़ कि 100 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 100 लाख मैं किसी प्रोजेक्ट में खर्च करता हूँ और उसके बदले मुझे मान लीजिए एनुअल नेट कैश फ्लो यानी कि 15 लाख रुपए का जो है मुझे फ़ायदा होता है। ठीक है, यानी कि 100 लाख का प्रोजेक्ट लगाने पर मुझे सालाना 15 लाख रुपए की अर्निंग हो रही है या मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मैं क्या तो उसे मैं क्या बोलूँगा, उसे मैं बोलूँगा 15 लाख डिवाइड बाई 100 लाख इंटू 100 करूँगा तो मुझे जो है परसेंटेज में आएगा और वो वैल्यू होगी 15%। तो मेरा ROI क्या हो जाएगा, 15%। 100 लाख के कैपिटल पर मुझे कितना रिटर्न मिला, मुझे रिटर्न मिला 15%। तो सिंपल सा ये एक मैथमेटिक्स है। ठीक है, कितने का रिटर्न मिला यहाँ पर मुझे, 15%। तो इस तरीके से ROI कैलकुलेट करते हैं। ओके ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है FV इक्वल टू NPV 1 + R/100 FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू NPV मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। 1 + R जो है रेट है, इंटरेस्ट रेट है, और जो N है यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू है। ठीक है, ओके अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास 100 रुपया है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया है, यानी कि आज की डेट में मेरे पास NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कितना है, 100 रुपया है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 6% है और मान लीजिए मुझे 1 साल बाद वो रुपया कितना होना है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो रुपया जो भी होगा, 106 रुपये होगा, 107 रुपये होगा, जो भी रुपया होगा, तो वो मेरी फ्यूचर वैल्यू जो है निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे हम जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसी को जब हम पलट देंगे, ठीक है, इसी को जब हम पलट देंगे तो NPV आ जाएगा। NPV आएगा तो FV ऊपर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें नीचे हो जाएंगी। तो NPV इक्वल टू क्या हो जाएगा, FV डिवाइड बाई 1 + R/100 हो जाएगा। ओके ओके नेक्स्ट पॉइंट है IRR, इसे बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इक्वल टू होता है लोअर रेट प्लस हायर रेट माइनस लोअर रेट ब्रैकेट क्लोज इनटू NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट। ठीक है, तो इसे मैं जो है आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसे जैसा लिखा है वैसा आप समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। इसे जब मैं क्वेश्चन को जब सॉल्व कराऊंगा इससे रिलेटेड, तभी मैं इसे आपको जो है समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसे समझाने अभी लग गया तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जब मैं इसके लिए क्वेश्चन ना करके लाऊंगा तभी मैं इसे जो है आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा फार्मूला है इसको हमने जो है सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो इसे मैंने ऐसे लिया है, लोअर रेट मतलब I यहाँ लिख दिया और L का मतलब होता है लोअर रेट। ठीक है, हायर रेट में मैंने जो है I लिखा है और हायर है तो मैंने U लिख दिया, U मतलब अपर रेट। ठीक है, माइनस, ठीक है, लोअर रेट मतलब IL हो गया, सेम जैसे पहले था ऐसे, इनटू NPV एट लोअर रेट। तो यहाँ पर मैंने NPV लिखा और यहाँ पर L कर दिया, मतलब लोअर रेट हो गया। तो NPV एट लोअर रेट यानी कि NPV, फिर यहाँ पे L लगा दिया, माइनस NPV एट हायर रेट, यहाँ पर भी NPV और यहाँ पर U कर दिया, मतलब अपर यानी कि हायर रेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसे आप समझ लीजिए। ओके ओके आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो पॉइंट नंबर 10 है प्रोडक्शन फैक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर इक्वल टू होता है करंट ईयर्स प्रोडक्शन डिवाइड बाय रेफरेंस ईयर्स प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि करंट ईयर प्रोडक्शन मतलब मान लीजिए कि किसी प्लांट में कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी चीज़ का और वो 8 मिलियन टन का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, सन 2020 में। ठीक है, और सपोज़ मान लीजिए कि 2010 में वहाँ पे उसी प्लांट में जो प्रोडक्शन हुआ था, रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन का है ना, तो हम पीछे कर लेंगे। मान लीजिए 2010 में उस प्लांट में जो है प्रोडक्शन हुआ था टोटल, वो हुआ था 10
मिलियन टन का, ठीक है। तो 8/10 कितना हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा 0.8। तो 0.8 क्या होगा, 0.8 जो होगा ये इसका प्रोडक्शन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन फैक्टर जो है फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन में जो है हम रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन में रेफरेंस ईयर उसी समय का लेते हैं जब हमारा प्लांट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक काम कर रहा होता है, यानी कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा होता है लेकिन जो उसकी कुल लागत है या जो कुल एनर्जी कंजप्शन है वो प्लांट के लिए कम से कम हो रहा होता है, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है जो रेफरेंस ईयर होता है वो हमारा मास्टर ईयर होता है, जिसमें हमारा प्लांट का परफॉर्मेंस होता है बहुत ही हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो उसी ईयर को हम जो है रेफरेंस ईयर ऑफ प्रोडक्शन लेके चलते हैं, ओके, ठीक है। अब क्या आता है, रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, रेफरेंस ईयर एनर्जी यूज इनटू प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि सन 2020 में 8 मिलियन टन का प्लांट में प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो ये तो अभी के हिसाब से हुआ, सन 2020 के हिसाब से, लेकिन मुझे ये निकालना है कि सन 2010 जो कि मेरा रेफरेंस ईयर ऑफ प्रोडक्शन था, उस समय के हिसाब से मुझे कितना एनर्जी लगता है। तो मैं उस समय का एनर्जी कैलकुलेट करूँगा। तो उस समय का एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट एनर्जी को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, उस समय का जो एनर्जी यूज है, मतलब सन 2010 का जो प्रोडक्शन हो रहा था उस समय कितना एनर्जी यूज़ हुआ वो लेंगे, रेफरेंस ईयर एनर्जी लेंगे और उसमें जो है जो ये प्रोडक्शन फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे ये मिल जाएगा कि आज के समय में अगर मैं इतना प्रोडक्शन करता हूँ जो 8 मिलियन टन का जो मैंने प्रोडक्शन लिया है एग्जांपल के तौर पे, तो उस समय के हिसाब से मैं कितना एनर्जी यूज़ कर रहा होता, ठीक है। तो ये है, ये बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। जब मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा तो ये अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अभी फ़िलहाल जो है इसे आप जो है ऐसे समझ सकते हैं, ओके। तो प्लांट एनर्जी परफॉर्मेंस, ठीक है, प्लांट एनर्जी परफॉर्मेंस इसे शॉर्टकट में PEP भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका फार्मूला रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट माइनस करंट ईयर्स एनर्जी डिवाइड बाय रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट। यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखा है तो यहाँ पर सारे में एनर्जी का ही यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट एनर्जी माइनस करंट ईयर्स एनर्जी, है ना, डिवाइड बाय रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट एनर्जी इनटू 100। तो जब ये सॉल्व करूँगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मुझे परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अगर ये जो वैल्यू आ रही है ये अगर निगेटिव आ रही है यानी कि माइनस में आ रही है तो हम कहेंगे कि प्लांट में जो है इम्प्रूवमेंट नहीं है, हमें जो है प्लांट में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और अगर ये जो वैल्यू है PEP यानी कि प्लांट एनर्जी परफॉर्मेंस, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कह सकते हैं कि प्लांट का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है और हमें प्लांट में उतनी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू निगेटिव ना आए, ठीक है, प्लांट के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको ये मेरे सारे पॉइंट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। और जैसा कि मैं हर सब्जेक्ट से पहले जो है कुछ की पॉइंट्स जो है वो ज़रूर नोट करवाता हूँ ताकि आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। तो अब जो है हमने इस सब्जेक्ट की जो है ये जो सब्जेक्ट है वो चालू कर दिया है ना। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।